हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। देखिए, आज के सेशन में हम ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और ये मैं आपको इस तरीके से नहीं करवा रही हूँ कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये इंडियन ज्योग्राफी है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी, इंडिया जो है वो भी तो वर्ल्ड का ही हिस्सा है, यानी जो फिनोमिनन्स इंडिया के हैं वही फिनोमिनन्स वर्ल्ड के भी होंगे। रीजन अलग अलग हो जाता है, तो हम पहले वो सारे बेसिक फिनोमिना पढ़ेंगे और ज्योग्राफी के उस पार्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर हम हवा, पानी, पहाड़, पत्थर सब कुछ पढ़ेंगे। यानी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों को किन बातों की स्टडी करनी है। सबसे पहले तो हम लोग जिन बातों की स्टडी करेंगे उसमें से एक सेक्टर का नाम है लिथोस्फीयर। क्या? लिथोस्फीयर, जिसको कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल, इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर मृदा के बारे में यानी सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, पठारों के बारे में पढ़ेंगे और मैप के अकॉर्डिंग हम ये काम सारे करेंगे ताकि आपका मैप वर्क भी कंप्लीट हो जाए। फिर लिथोस्फीयर के बाद हमको जो अगला कदम अपना बढ़ाना होगा वो किस तरफ बढ़ाएंगे? हम हाइड्रोस्फीयर को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको शाखाएं बता रही हूं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। हाइड्रोस्फीयर, इसके अंदर हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर हम सागर के बारे में, महासागर के बारे में, अलग अलग जल संधि यानी स्ट्रेट्स के बारे में, जल डमरू के बारे में, यानी इन चीज़ों के बारे में समझना है। किस तरीके से चक्रवात आता है, किस तरीके से आपका हरिकेन्स उड़ रहा है, सुनामी क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ समझेंगे। और स्थल मंडल में आप अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, वल्केनो यानी ज्वालामुखी कैसे आ रहा है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर तीसरी जो ब्रांच हमारी होगी इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा तीसरा सेक्टर जिसका नाम है आपका वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, इसमें हम प्रदूषण के बारे में बातें करेंगे। इसके अंदर हम अलग अलग पृथ्वी की सतह के बारे में बातें करेंगे। हमारे ऊपर एनवायरनमेंट कैसा है, कहीं पे प्लेन चल रहा है तो वहीं पे ही क्यों चल रहा है, कहीं और क्यों नहीं चल रहा, ऊपर कौन कौन से बादल बन रहे हैं, किस किस तरीके से वर्षा हो रही है, कितने प्रकार की वर्षा है, कहीं पे बाढ़ तो कहीं पे आग क्यों लगी हुई है। इस तरीके से ये सारे कंसेप्ट हमको समझने हैं, यानी एटमॉस्फेयर वायुमंडल की बात करेंगे। ये वो सेक्टर हो गया जो तीनों के लिए कॉमन है। ये वो क्षेत्र है जो तीनों के लिए कॉमन है, मतलब जिसके अंदर जल मंडल भी है, जिसके अंदर स्थल मंडल भी है, जिसके अंदर वायुमंडल भी है, लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है और एटमॉस्फेयर भी है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं, ये हमारा बायोस्फीयर है। ये हमारा बायोस्फीयर है, यानी कि जैव मंडल है, जहां पे जिंदगी है, जहां पे जीवन है। जीवन के लिए आपको पानी की भी आवश्यकता है, जीवन के लिए आपको सतह यानी भूमि यानी लैंड यानी चट्टानों की भी आवश्यकता है और जीने के लिए आपको वायु यानी कि एयर की भी आवश्यकता है। वो क्षेत्र जिसके अंदर जिंदगी संभव है उसको कहते हैं बायोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम जैव मंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरीके से हमें एक एक करके सारी बातें आगे बढ़नी है। लेकिन चाहे आप रॉक्स पढ़ ले, चाहे आप जलमंडल पढ़ ले, चाहे आप वायुमंडल पढ़ ले, यानी बायोस्फीयर हम जब पढ़ेंगे तो कुछ कॉमन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, हमें पढ़ना है पृथ्वी को। तो पृथ्वी के लिए कौन कौन से विवाद दुनिया के अंदर आते हैं उनकी तरफ हम पहले नजर डालते हैं। सबसे पहले अर्थ के बारे में क्या बातें उठी कि अर्थ की शेप क्या है। अर्थ की शेप क्या है, यानी अर्थ की आकृति कैसी है। अर्थ की शेप को हम क्या नाम दें? क्या इसको सर्कल कहें, या इसको वृत्त कहें, या इसको स्फीयर कहें, क्या कहें अर्थ की शेप को? क्योंकि आपकी शेप, जो अर्थ की शेप है वो कुछ ऐसी थी, वो कुछ ऐसी थी, यानी ना तो ये पूरी तरीके से सर्कल था, ना ही ये पूरी तरीके से स्फीयर था। हम इसको क्या कहें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो भूगर्भ के बारे में सारी पढ़ाई करते हैं, जो धरती की स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा कि आप इसको क्या कहते हैं? हमने कहा रेक्टेंगल कहते हैं। यानी रेक्टेंगल में थोड़ा प्रॉपर वे में बना दूं, ये मे बी स्क्वायर लग सकता है आपको। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको रेक्टेंगल कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको वर्ग यानी स्क्वायर कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको सर्कल कहते हैं। किसी ने तो ये नाम दिए हैं ना कि इस शेप को सर्कल कहना है, इस शेप को सिलेंडर कहना है। किसी ने तो ये आकृति, ये शेप दी है ना कभी ना कभी। तो ऐसे ही आप धरती की एक नई शेप बना दो।
जब धरती के बारे में पढ़ाई की जाने लगी तो ये पता लगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने जैसे जैसे देखो आगे आगे उत्पत्ति हुई, पहले तो क्या मानते थे कि धरती जो है वो स्थिर है और सूर्य धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जब समय था जब चर्च का राज चलता था और चर्च दुनिया को पागल बनाती थी, उसको कहते थे हम ब्लैक ईरा, यानी कि काला युग, जब व्यक्ति अंधेरे में जीता था, वो साइंस के बारे में नहीं जानता था, तब क्या मानता था कि अर्थ जो है वो स्थिर है और सूर्य जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन जैसे ही गैलीलियो आया, गैलीलियो ने क्या कहा, भाई ये ना सूर्य जो है वो स्थिर है और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। यानी जैसे जैसे लोगों ने पढ़ाई करनी शुरू की, जैसे जैसे लोगों में लॉजिक्स आने लगे, रीजन आने लगी, तर्क आने लगे, वो लोग वाद विवाद करने लगे, चर्च के खिलाफ जाने लगे, लोगों के अंदर रैशनल थिंकिंग आने लगी, यानी लॉजिकल चीजें आने लगी। और इसी लॉजिकल थिंकिंग ने किसी को विवश कर दिया इस अर्थ की शेप के बारे में पता लगाने के लिए। बोले यहां से यहां तक का डिस्टेंस मापो। डिस्टेंस मापा तो पता लगा ये एक तरीके का व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। और आज के दिन हमको पता है हम इसको पोल्स कहते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं कहा था कि इनको ध्रुव कहा जा रहा है, पोल्स कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। एंड टू एंड जो धरती है उसका व्यास मापा, और आज की सेंस में मैं इसको क्या कहूंगी, ये क्या है, ये पोलर डायामीटर है। ये पोलर डायामीटर है, यानी मैं क्या कह सकती हूं, ये ध्रुवीय व्यास है, ये ध्रुवीय व्यास है। जब ये मापा तो पता लगा ये कितना आ रहा है, 12,714 किलोमीटर आ रहा है। 12,714 किलोमीटर आ रहा है। ये ध्रुव टू ध्रुव, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जब मैं मिला रही थी इस लाइन को, तो ये 12,714 किलोमीटर ये पूरा आपका व्यास आ रहा है। फिर मैंने ये देखा कि भैया फिर इसको भी माप के देखो, हम अगर इस एंड टू एंड पृथ्वी को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना डायामीटर आ रहा है। इसको कहा गया कि इक्वेटोरियल डायामीटर है। ये क्या है, इक्वेटोरियल डायामीटर, यानी भूमध्य रेखीय या विषुवतीय, आप कैसे भी कह सकते हो, भूमध्य रेखीय व्यास। ये जब हमने नापा तो पता लगा ये 12,756 किलोमीटर है। तो अब साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया कि अगर हम इसको स्फीयर माने या इसको सर्कल माने, तो सर्कल तो ऐसा होता है भाई, चाहे आप इसको यहां से माप ले, चाहे आप इसको यहां से माप ले, चाहे ऐसे, व्यास बराबर आना चाहिए। हम स्फीयर की भी बात करें तो स्फीयर भी ऐसा ही होता है, आप इसके डायमीटर को ऐसे माप ले, ऐसे माप ले, ऐसे माप ले, ऐसे माप ले, कैसे भी माप ले, डायमीटर जो है वो इक्वल आना चाहिए। लेकिन ये क्या, ये तो ध्रुव टू ध्रुव जब हम जोड़ रहे हैं तो डायमीटर आ रहा है 12,714 किलोमीटर, और इक्वेटोरियल डायमीटर जब हमने जोड़ा तो वो आया 12,756 किलोमीटर। यानी यहां से एक चीज की क्लैरिटी मिल गई थी कि कहीं ना कहीं यहां पे कुछ भाग फैला हुआ है, यानी ये जो एरियाज हैं ये बल्ज कर रहे हैं, यानी फैले हुए हैं। धरती जो है वो बीच में से फैली हुई है और ऊपर से थोड़ी सी चपटी है। जैसे आप गुब्बारे को लोगे, बलून को लोगे और उसको प्रेस कर दो तो वो ऐसे नहीं हो जाता चपटा सा थोड़ा और ऐसे फूल जाता है, तो धरती भी ऐसे फूल गई। तो जियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में स्टडी और की कि ऐसा क्या हुआ था कि धरती की शेप ऐसी बन गई और ये बीच में से बल्जिंग आकृति का बन गया। तो पता लगा इसकी वजह सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है। अब आपको पता है अपनी अर्थ के ऊपर गैसों का मिक्सचर है। ये जो गैस थी, जिस समय बिग बैंग थ्योरी हुई, जिस समय सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ नाम का प्लैनेट बन रहा था, बहुत तेज गति से रोटेशन करती हुई गैसेस का गोला पृथ्वी का जो बनता है, बहुत तेज गति से हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर जो है तूफान आया हुआ था, और ये गैस बहुत तेजी से घूम रही थी। और जो धरती का केंद्र था, वो धरती का केंद्र उन गैस के गोलों को, उन गैसेस को बाहर की तरफ धकेल रहा था, इस तरीके से बाहर की तरफ धक्का मार रहा था। इसको क्या कहा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है, वो वाला फोर्स जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है, जो केंद्र की तरफ लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस गैसेस को धरती से बाहर की तरफ धकेला गया, और यही वजह थी आपकी धरती के जो बल्जेस है वो निकल गए, यानी कि आपकी धरती की जो मोटाई है वो बढ़ गई। इस वजह से इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर और पोलर डायमीटर आपका 12,714 किलोमीटर बन जाता है। यहां तक बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात को समझना, अपनी कॉमन सेंस से इस बात को समझना। पहले तो भैया स्टेटमेंट ये याद हम कर लेंगे कि इक्वेटोरियल डायामीटर यानी विषुवत्तीय व्यास, इक्वेटोरियल डायामीटर इज लार्जर देन पोलर डायामीटर। पोलर डायामीटर, ठीक है, ध्रुवीय व्यास कम है और भूमध्य रेखीय व्यास ज्यादा है। एक तो ये कंक्लूजन निकल गया। अब तुम एक बात को समझो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन मान लीजिए 2 किलोमीटर की है और ये लाइन मान लीजिए आपकी 500 मीटर की है। मैंने आपको ये कहा कि दोनों ही आपको 10 मिनट्स में पार करनी है, दोनों ही आपको 10 मिनट्स में पार करनी है। अब व्यक्ति यहां भी खड़ा है और एक व्यक्ति यहां भी खड़ा है, दोनों को ही 10 मिनट में ये दूरी पार करनी है। आप मुझे यूं बताएं, इनमें से तेज कौन चलेगा? इसको फास्ट चलना पड़ेगा, इसको फास्ट चलना पड़ेगा, इसको स्लो चलेगा, ये स्लो चलेगा, क्योंकि इसका रास्ता बहुत कम है। तो 10 मिनट में पहुंचने में इसको तो धीरे धीरे में भी बात बन जाएगी। लेकिन इसका रास्ता बहुत ज्यादा है, सेम समय पे शुरू हो रहे हैं, दोनों को 10 मिनट मिले हैं, तो इसको तेजी से चलना पड़ेगा। अब इसी कंसेप्ट को हम पृथ्वी के कंसेप्ट से जोड़ते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो स्पीड है, आपको पता है हमारी अर्थ कॉन्टिन्यू रोटेट कर रही है, घूम रही है हमारी अर्थ। अब पृथ्वी पोल्स पे तेजी से घूमती है या पृथ्वी इक्वेटर पे इसकी स्पीड ज्यादा होती है? पृथ्वी की स्पीड 0 डिग्री यानी बीचों बीच, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। अभी आपको समझ आएगा आगे कि इक्वेटर क्यों कह रहे हैं। इक्वेटर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीचों बीच इक्वल 2 हिस्से कर दिए, ऊपर क्या हो गया नॉर्थ और नीचे क्या हो गया साउथ, यानी कि ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। हमने स्फीयर को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि हमने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसको कहा हमने उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है। बिल्कुल किस लाइन से? इस लाइन को कहते हैं हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, जो भू के यानी पृथ्वी के मध्य से होकर गुजर रही है। इक्वेटर जो इक्वल हिस्से कर रही है। अब आप मुझे यूं बताओ कि ये वाला डायमीटर ज्यादा था या ये वाला डायमीटर ज्यादा था? आप कहेंगे मैडम ये 12,756 किलोमीटर था, ये तो 12,714 किलोमीटर था। याद करो, जब दूरी ज्यादा थी, जब दूरी 2 किलोमीटर थी और इसकी दूरी 500 मीटर थी, तो किसको तेजी से चलना पड़ा था? इसको तेजी से चलना पड़ा था। यानी दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, यहां दूरी कम है, यहां डिस्टेंस कम है और समय उतना ही है। ऐसा थोड़ा ना धरती का एक हिस्सा तो किसी और समय पे पहुंच रहा है और धरती का दूसरा हिस्सा कुछ किसी और समय पे पहुंच रहा है। यानी कि समय उतना ही है, सेम 24 घंटे मिल रहे हैं सबको। बात को समझना, सेम 24 घंटे 4 मिनट मिल रही है सबको। यानी कहने का भाव क्या है? इक्वेटर पे धरती की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। इक्वेटर पे स्पीड ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन गति जो है वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि दूरी ज्यादा है और उसको उतने ही समय में, उसी 24 घंटे में पार करने हैं जितने 24 घंटे में ये ध्रुवों पे पार कर रही है। यानी इक्वेटर पे स्पीड ऑफ रोटेशन एट इक्वेटर विल बी हाई। मेरी बात समझ आई आपको कि ध्रुवों पे पृथ्वी की घूर्णन गति ज्यादा क्यों होगी? समझना, इस बात को मैं हिंदी में भी लिख देती हूं कि ध्रुवों पे पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो ज्यादा होगी। रटना नहीं है कुछ भी, कंसेप्ट से करना। क्यों ज्यादा होगी हमें समझ आया, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू पोलर डायमीटर, डिस्टेंस ज्यादा है और उतने ही समय में पार करना है पृथ्वी को। पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, उतने ही समय में उसे पार करना है। तो ज्यादा डायमीटर, ज्यादा डिस्टेंस पार करने के लिए उसको तेजी से चलना पड़ेगा। यानी इक्वेटर्स पे, ध्रुवों पे नहीं, यानी इक्वेटर पर, ध्रुवों पे नहीं, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर
पृथ्वी की घूर्णन गति ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ रोटेशन एट इक्वेटर विल बी हाई। हमने दो कंक्लूजन निकाल लिए, एक तो इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा होता है और इसी वजह से स्पीड ऑफ रोटेशन एट इक्वेटर विल बी हाई। असर्शन रीजन में भी पूछ ले कहीं तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे थे इसकी शेप की बात। हम किसकी बात कर रहे थे? हम कर रहे थे शेप की बात। तो अब शेप के अंदर हमने देखा कि पोलर डायमीटर अलग आ रहा है और इक्वेटोरियल डायमीटर अलग आ रहा है, यानी ये कैसे भी करके स्फीयर तो नहीं है, ना ही ये सर्कल। तो जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, बोले भाई इस शेप को ना एक अलग ही नाम दे दो। जैसे आप इसको वर्ग कह रहे हो, इसको आयत यानी रेक्टेंगल कह रहे हो, इसको सर्कल कह रहे हो, इसको आप चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल कुछ रोम्बस टाइप का कह रहे हो, तो आप इसको भी एक स्पेशल शेप दे दो। हमने कहा क्या नाम दे दे? बोला इसका नाम दे दो आप जियोड। क्या नाम दे दो? इसका नाम दे दो आप जियोड। तो हमारी धरती की शेप कैसी है? हमारी धरती की शेप जियोड है। कहीं कहीं किताबों में आपको ये ओबलेट स्फेरिकल भी लिखा मिल सकता है, ओबलेट स्फेरिकल भी लिखा मिल सकता है, लेकिन इन रियलिटी इसको जो एग्जैक्ट शब्द हम कहेंगे वो क्या है? जियोड है। हमारी धरती की शेप क्या है? जियोड है। मतलब ऐसी कोई आकृति, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसी किसी भी आकृति को हम क्या नाम दे देंगे? एक नई ही शेप बना दी, जियोड नाम बना दिया। और इस शेप की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? धरती की शेप की स्टडी को हम लोग कहते हैं जियोडेसी। क्या कहेंगे हम लोग? जियोडेसी। यानी जियोडेसी क्या है? द स्टडी ऑफ शेप ऑफ अर्थ। द स्टडी ऑफ शेप ऑफ अर्थ जियोडेसी कहलाता है। बात समझ आ गई? हमने क्या क्या कंक्लूजन अभी तक समझ लिए हैं? हमने समझा कि पोलर डायमीटर कम होता है, इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा होता है, उसकी वजह सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भूमध्य पर पृथ्वी की घूर्णन गति ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ रोटेशन एट इक्वेटर विल बी हाई। क्यों हाई वो भी मैंने आपको बता दिया। धरती की शेप का नाम क्या होगा और उस शेप की स्टडी को क्या कहेंगे? उसको जियोडेसी कहेंगे। इतनी बातें हमने समझ ली। अब हम थोड़े से मैप की तरफ चलते हैं और फिर हम एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। तो ये आपकी धरती की शेप है। आपको ऊपर से चपटी दिख रही है, बीच में से फैली हुई दिख रही है, यानी बल्जिंग दिख रहा है। किस वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। आगे बढ़ो। ये मैंने बता दिया आपको, नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर आप जाते हैं तो 12,714 किलोमीटर है, और हम इक्वेटोरियल डायमीटर को मापें तो 12,756 किलोमीटर है। मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पीड ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज हाई। इक्वेटर पे यानी यहाँ पे इक्वेटर पे स्पीड ऑफ अर्थ जो है वो हाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि ज्यादा दूरी हमें कम समय में तय करनी है। और स्पीड ऑफ अर्थ एट पोल्स इज लो। पोल्स पे बहुत कम स्पीड अर्थ की होती है।